अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। ठीक है, कंडक्टेंस यानी जी, मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम, और कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा जब हम कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे। अब सबको पता है हमारे पास दो तरह की इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसी इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं जो 100% डिसोसिएट हो जाती हैं वाटर में जाने के बाद, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होती हैं वो नियर अबाउट 5% होती हैं। ठीक है, नियर अबाउट 5% हो जाती हैं। तो दो तरह का बिहेवियर हमको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सकें। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कंडक्टेंस पे। कंडक्टेंस यानी कि जी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कंसंट्रेशन का। डाइल्यूशन को अगर हम बढ़ा रहे हैं यानी कि हम कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन को अगर हम कम कर रहे हैं तो इस केस में वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ने से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ऐसे केस में जो उसका कैटायन और एनायन होता है उसके बीच का जो फोर्स होता है या इंटरेक्शन होता है वो घटने लगता है। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा हो कि कैटायन और एनायन के बीच का जो फोर्स है, जो इंटरेक्शन है वो घटने लगे, तो ऐसे केस में हमारा जी जो होता है यानी कंडक्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात की जाए तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारे पास नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ जाते हैं कब, जब हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ जाते हैं तो अगेन इस केस में भी जी जो है क्या करता है, इंक्रीज़ कर जाता है। यानी कि जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि जब हम कंसंट्रेशन को कम करेंगे या वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो दोनों केस में, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उस केस में हमारा जो कंडक्टेंस होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, वो क्या करता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा है वो है कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा। कंडक्टिविटी की बात की जाए तो कंडक्टिविटी को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब के इलेक्ट्रोलाइट से, जिसमें कि उससे कितना जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हमको कितना कंडक्टेंस दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में जब हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो कंसंट्रेशन हमारा डाउन होता है, ऑब्वियस बात है। यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम हमारा अगेन बढ़ेगा। ठीक है, वो डाइल्यूशन कैसे किया था, वाटर डाल के, तो वाटर डाला तो वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक, तो जब डाइल्यूशन बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, तो हम कंडक्टिविटी को नापते हैं क्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के 1 सेंटीमीटर क्यूब को, एक एरिया को, एक वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, वो कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। तो ऐसे केस में जो डेंसिटी होगी आयंस की वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। डेंसिटी ऑफ आयन जो इस क्यूब में है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगी। जब डेंसिटी कम होगी तो इस क्यूब में नंबर ऑफ़ आयंस भी कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ आयंस कम होने की वजह से क्या होगा, कंडक्टिविटी जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगेन सेम होती हैं। ठीक है, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि हम एक पार्टिकुलर वॉल्यूम में नाप रहे हैं। अब इस वॉल्यूम में अगर हम वाटर डाल दिया, वॉल्यूम डाइल्यूशन किया, तो इसमें से नंबर ऑफ़ आयंस कम हो जाएंगे, इसमें डेंसिटी घट जाएगी। घटने की वजह से कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, यानी कि जनरल ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं तो कप्पा जो है घटेगा और जी जो है वो बढ़ेगा। ये हमारा हो जाता है जनरल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी की। तीसरा जो हमारा पार्ट है वो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम। तो मोलर कंडक्टिविटी या फिर लैम्डा एम जो है, ये डाइल्यूशन बढ़ाने पर क्या होता है, जब हम इसका डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, कंसंट्रेशन घटेगा। कंसंट्रेशन घटने से क्या होगा, कंसंट्रेशन घटने से अगर हम इसका फार्मूला देखें तो हमारे पास है क्या, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। अब वॉल्यूम बढ़ाना है, कंसंट्रेशन कम करना है, यानी मोलैरिटी कम होगी। दैट मीन्स मोलैरिटी कम होने से लैम्डा एम क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा एम
बढ़ जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है, लैम्डा एम तो बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन अगर हम पिछले केस में देखें यानी कंडक्टिविटी देखें तो डाइल्यूशन के साथ कंडक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ पर अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो ये अगर घट रहा है तो इसको भी घटना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि कप्पा घटने पर मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये कैसा ऑब्जर्वेशन है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, तो इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि मोलर कंडक्टिविटी जो है मोलर कंसंट्रेशन को कम करने पर यानी कंसंट्रेशन को कम करने पर बढ़ जाती है, ठीक। तो ये होता है हमारा कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन, ठीक है। अब सिर्फ हम लैम्डा एम की बात करें, क्योंकि इसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल केसेस आ रहे हैं ना, तो अगर हम सिर्फ लैम्डा एम की बात करें तो हमारे पास एक ग्राफ आता है, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विथ कंसंट्रेशन, ठीक है, रूट सी में रखा था ताकि वैल्यूज सही हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। पहले स्ट्रॉन्ग का देखते हैं, फिर वीक का देखते हैं, अलग अलग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि जब हम कंसंट्रेशन घटाएंगे यानी कि डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, कप्पा क्या होगा, घट जाएगा, जी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, माने कंसंट्रेशन कम करने पर, ठीक है, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक। अब इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट देखते हैं तो हम मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाते हैं। जैसे इधर लैम्डा एम को रख लेते हैं और इधर कंसंट्रेशन को रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर c इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि इस पॉइंट पर, ये ओरिजिन पॉइंट पर, इधर से जब हम इधर जाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डाउन हो रही है, ठीक। तो हमको एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन कर्व ग्राफ मिलता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं, बस इतना सा, ठीक है, ये हमको ग्राफ मिलता है। अब क्या है कि जब हम कंसंट्रेशन को कम करते 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 एकदम ऐसी पॉइंट पर पहुंच जाएं जहां कंसंट्रेशन ना के बराबर हो, यानी वो सिचुएशन अराइव हो जाए जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए, क्या हो जाए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए, या फिर सीधे सीधे कहें कि कंसंट्रेशन एकदम 0 के बराबर हो, ठीक है। तो ऐसे केस में जब हम कर्व को पीछे लाएंगे तो ये इस पॉइंट पर आएगा। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम नॉट को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से। इसको डिफ़ाइन किया जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये वो मोलर कंडक्टिविटी है जो अचीव होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, या फिर कंसंट्रेशन जब 0 हो जाए तो ऐसे केस में जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब कर्व हमारा जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। दैट मीन्स कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c वाला इक्वेशन इसके ऊपर फॉलो होगा। तो यहाँ से जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो हमको इक्वेशन क्या मिलता है, हमको इक्वेशन मिलता है लैम्डा एम नॉट माइनस ए सी 1/2, या सी को अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, दोनों बातें सेम होंगी। तो ये स्ट्रेट लाइन कर्व के लिए हमको ये एक इक्वेशन मिलता है। इस इक्वेशन को नाम दिया जाता है डी बाई हकल ऑनसैगर इक्वेशन, ठीक है। और इसका इस्तेमाल किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारी जो है मोलर कंडक्टिविटी हो गई, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा नॉट एम क्या होगा, ये भी तो मोलर कंडक्टिविटी है, बट डाइल्यूशन जब क्या हो, इनफाइनाइट हो। तो मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन जब 0 के बराबर हो जाए। ए जो है एक कांस्टेंट है जो किस पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, और सी अंडर रूट सी कहिए या सी की पावर हाफ कहिए, हमारी कंसंट्रेशन हो जाती है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है डी बाई हैकल ऑनसैगर इक्वेशन, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। दिस इज़ ओनली वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैलिड होता है, ठीक है। अब सेम हम लोग चलिए वेरिएशन को देखते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COH भी हो सकता है, NCERT में इसी का एग्जांपल दिया है।
स्ट्रॉन्ग के केस में एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है KCl का, और वीक के केस में एग्जांपल दिया है CH3CH, ठीक है, एसिटिक एसिड का। तो अगर हम इसके केस में देखते हैं तो ऐसे केस में हमारे पास जो ग्राफ आएगा उसको पहले जानने से पहले ये देखते हैं कि कंसंट्रेशन के साथ इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन डाउन करने पर यानी डाइल्यूशन बढ़ाने पर हमारे जो नंबर ऑफ़ आयंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसका ग्राफ प्लॉट देखते हैं तो हमको कुछ इस तरह का कर्व मिलता है, ठीक है। ये हमारी मोलर कंडक्टिविटी हो गई और ये हमारी क्या हो गई, कंसंट्रेशन हो गई। यहाँ पर कंसंट्रेशन 0, ठीक है। तो हमको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है, और ऐसे ग्राफ में हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ये कर्व जो है किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि अब देखिए एक टाइम इंटरवल के बाद दोनों तरफ से, चाहे हम इधर जाएं चाहे इधर जाएं, दोनों तरफ कर्व जो है क्या हो जा रहा है, पैरेलल टू द एक्सिस हो जा रहा है, ठीक है। मतलब एक टाइम के बाद कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी कांस्टेंट हो जाएगी, या एक पर्टिकुलर मोलर कंडक्टिविटी पे कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। दोनों तरफ ये हो रहा है, ठीक। तो ऐसा जब केस आता है, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस आता है, तो ऐसे केस में हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं मिल पाती है, लैम्डा नॉट m नहीं मिल पाता है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक बहुत ही नए लॉ से, जिसका नाम है कोल्स-रॉश लॉ, ठीक है। कोल्स-रॉश ने लॉ दिया था सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बाद में जब इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर भी अप्लाई किया गया तो नोटिस किया गया कि दोनों पर ये वैलिड होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोल्स-रॉश लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।